My name is Professor Zuhair Hasan and I am your physics teacher. आइए आज हम चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12 जिसका टाइटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ना सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो जिसका मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को एट रेस्ट कंडीशन में डील करेंगे, यानी कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अब यहाँ से बच्चों के दिमाग में सवाल पैदा होता है कि चार्ज क्या चीज़ है। जी हम चार्ज को भी देख लेते हैं कि चार्ज क्या चीज़ है। चार्ज क्या चीज़ है जी? इट इज़ a physical property of matter that causes it to experience a force when it is placed in electromagnetic field। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, अगर वो ऑब्जेक्ट कोई फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू कर दे, इट मीन्स कि उस बॉडी के ऊपर चार्ज मौजूद है। ओके, अब चार्ज की टाइप्स कितनी है, चार्ज कितनी किस्म का होता है। टाइप्स ऑफ चार्जेस जो कि नॉर्मली आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दो तरह के चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या चीज़ है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाता है। पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी के ऊपर तब पैदा होता है जब उसमें प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन की तादाद से ज़्यादा हो जाती है। मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है। आपको पता है कि नेचुरली हर ऑब्जेक्ट न्यूट्रल हालत में एग्जिस्ट करता है, या स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए वो एक दूसरे के साथ कम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं और न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो अगर वो नॉर्मली नेचुरली अगर कोई ऑब्जेक्ट जो एग्जिस्ट करता है अगर वो न्यूट्रल है, तो आपके पास अगर उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर है, तो उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन की तादाद से ज़्यादा हो जाएगी, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। इसी तरह से अगर किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन को शामिल कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया जाए, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो प्रोटॉन की तादाद से ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ हमने लिखा हुआ है मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाएं तो वो एटम नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि चार्ज को किस सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल क्यू इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक सिंगल चार्ज है, एक यूनिट चार्ज है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल क्यू इस्तेमाल किया जाता है। अगर चार्जेस एक से ज़्यादा हैं, लेट्स सपोज के n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो उस टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास कैपिटल Q का नॉर्मली सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। जी अब चार्ज का यूनिट क्या है? चार्ज का यूनिट एक साइंटिस्ट के नाम है, फ्रेंच साइंटिस्ट जिसका नाम कूलम था, उसके नाम पर इसका जो यूनिट है वो कूलम है। कूलम का जो सिंबल है वो कैपिटल C है, जबकि अगर पूरा लिखा जाएगा तो उसको स्मॉल c के साथ पूरा कूलम नाम जो है वो लिखा जाएगा। ये कन्वेंशन आप फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। जी नीचे मैंने यहाँ दो कन्वेंशंस लिखी हैं। पहली कन्वेंशन ये है कि जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जी अब हम आज के मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज कूलम्स लॉ। नाउ व्हाट इज कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कूलम लॉ रिप्रेजेंट किसने किया था, सबसे पहले पेश किसने किया था। कूलम्स लॉ जो है एक फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स कूलम ने रिप्रेजेंट किया था, जो कि 1736 में पैदा हुआ और 1806 में इसकी डेथ हुई। सबसे पहले हम चार्ल्स कूलम के बारे में जान लेते हैं। चार्ल्स कूलम एक फ्रेंच फिजिसिस्ट था और ये फ्रेंच मिलिट्री के अंदर एक इंजीनियर था। फ्रांस के शहर पेरिस में पाए जाने वाले आईफल टावर पे जो 72 लोगों का नाम लिखा हुआ, उसमें से एक नाम चार्ल्स कूलम का भी है। जबकि चार्ल्स कूलम वो पहला साइंटिस्ट था जिसने दो स्टैटिक चार्जेस के दरमियान पाए जाने वाली फोर्स के बारे में एक लॉ पेश किया, एंड दैट वाज द फर्स्ट लॉ अबाउट दिस फोर्स। जबकि कूलम्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसमें दो तीन चीजें समझने वाली हैं कि जो दो स्टैटिक चार्जेस के अंदर जो पाई जाने वाली जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्जेस हैं उन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, दो चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दो चार्जेस नेगेटिव भी हो सकते हैं, दो चार्जेस ऑपोजिट टाइप के भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर दोनों चार्जेस सेम है तो उसके दरमियान क्या पैदा होंगे? रिपल्शन पैदा होगा। और अगर दो चार्जेस अगर ऑपोजिट टाइप के हैं तो उसमें अट्रैक्शन पैदा होगी। चाहे फोर्स अट्रैक्शन की है चाहे फोर्स रिपल्शन की है, तो वो जो फोर्स होगी
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के साथ, दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट, राइट। और जबकि वही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और वो जो डिस्टेंस है टू द स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी और टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। लेकिन जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा चार्ज के सेंटर से लिया जाएगा, जबकि चार्ज को स्फेरिकल सपोज किया जाता है, ठीक है। चार्ज नॉर्मली स्फेरिकल सपोज किए जाते हैं और चार्जेस के सेंटर से ये डिस्टेंस लिया जाता है, जिसको नॉर्मली हम आगे चल के r से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर मैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखूं जिसको आगे चल के हम देखने वाले हैं इसी स्टेटमेंट के मुताबिक, वो मैथमेटिकल फॉर्म है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले को हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब ये 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ये क्या चीज है, और ये इस फॉर्मूले की जो इलस्ट्रेशन है मैं आगे चल के देखते हैं इसी लॉ के मुताबिक। इसके हम एक्सप्लेनेशन में आ गई। एक्सप्लेनेशन में हमने यहाँ दो स्टैटिक चार्जेस जो उनको सपोज कर लिया, मैंने लिखा हुआ है लेट टू चार्जेस Q1 Q2 आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r बिटवीन देयर सेंटर्स एज शोन, यानी कि जो मैंने फासला लिया है r वो दोनों चार्जेस के सेंटर से लिया है, और वो दोनों चार्जेस मैंने सपोज किए हुए, एक को मैंने Q1 सपोज किया हुआ है, एक को मैंने Q2 सपोज किया हुआ है, और उनके सेंटर से मैंने जो फासला लिया वो r है। अब कूलम्स लॉ की जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक हम देखें जो फोर्स है इन दोनों चार्जेस के दरमियान, जो कि नॉर्मली हमें पता है कि अट्रैक्शन की होगी, लेकिन वो जो फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ। जबकि जो दूसरी बात उस स्टेटमेंट में लिखी गई है वो है F is inversely proportional to the square of the distance between their centers, यानी कि दोनों चार्जेस के सेंटर में जो फासला r एग्जिस्ट कर रहा है उसके स्क्वायर के साथ उस फोर्स की जो वैल्यू है वो इनवर्स रिलेशन रखती है। अगर इन दोनों रिलेशंस को, ये इक्वेशंस नहीं है, इनको हम रिलेशंस कहेंगे, अगर इन रिलेशंस को अगर हम कंबाइन कर लें तो हमारे पास एक सिंगल रिलेशन अचीव होगा, दैट विल बी F is directly proportional to Q1 Q2 over R square। इस पूरे टर्म के साथ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इंडिविजुअली देखें Q1 Q2 के प्रोडक्ट के साथ फोर्स क्या है, डायरेक्ट रिलेशन में है, और R स्क्वायर के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन में है। अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को अगर मैं इक्वल पे चेंज करना चाहता हूं तो ऑब्वियस सी बात है, आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं तो आपको वहां एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड दैट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इन केस ऑफ कूलम्स लॉ इज K, and that K is actually proportionality constant, जिसको नॉर्मली कूलम्स कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपकी बुक में शायद नहीं लिखा हुआ लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, इसे कूलम्स कांस्टेंट भी कहा जाता है जी। अब ये जो K है, अगर दो चार्जेस किसी मीडियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो मीडियम वैक्यूम या फ्री स्पेस है, जबकि फ्री स्पेस का मतलब होता है कुछ भी नहीं, अगर ये दोनों चार्जेस फ्री स्पेस में एग्जिस्ट करें तो K की वैल्यू होगी 1 over 4 pi epsilon naught। Now what is epsilon naught? एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, या हम वैक्यूम भी नॉर्मली इस्तेमाल कर लेते हैं। अब फ्री स्पेस और वैक्यूम में फर्क तो है, लेकिन नॉर्मली हम अप्रोक्सीमेटली इसको फ्री स्पेस और वैक्यूम भी कह देते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। अब फ्री स्पेस और वैक्यूम में फर्क क्या, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। फ्री स्पेस का मतलब होता है देयर इज नो एटम और मॉलिक्यूल ऑफ गैस और एनीथिंग, जबकि वैक्यूम का मतलब होता है कि लेस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। इन केस ऑफ फ्री स्पेस जो K की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 9 × 10⁻⁹, जो कि फ्री स्पेस के केस के लिए ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन ये जो K की वैल्यू ये मीडियम डिपेंडेंट है। अगर ये मीडियम डिपेंडेंट है, ये डिफरेंट मीडिया के अंदर K की वैल्यू डिफरेंट होगी, जबकि जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ लिखी हुई है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब चूंकि K और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, जी वो रिवर्स होके बन जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और मैंने नीचे लिखा हुआ है कि इट इज़ मीडियम डिपेंडेंट, अगर कोई और मीडियम होगा तो K की वैल्यू चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंगली। अगर दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो वैक्यूम के अलावा कोई और आ जाए, इन दैट केस फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। फोर्स का जो फॉर्मूला है इसमें जो K की वैल्यू है वो जब हम वैक्यूम की बात कर रहे थे या फ्री स्पेस की बात कर रहे थे, वो फ्री स्पेस या वैक्यूम की परमिटिविटी पे डिपेंड कर रहा था। जबकि अगर कोई मीडियम दरमियान में आ जाता है जो कि फ्री स्पेस या वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम होगा, तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी K की वैल्यू के डिनोमिनेटर में इंट्रोड्यूस हो जाएगी। अब ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसे फ्री स्पेस की परमिटिविटी के साथ रिलेट करके या कंपैरिजन करके निकाला जाता है। अब
ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, ये फ्री स्पेस और वैक्यूम के केस के अंदर इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा जितने भी मीडिया है उसमें रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जो होती है वो 1 से ग्रेटर होती है। इसका मतलब अगर हम फ्री स्पेस या वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम रखेंगे तो फ्री स्पेस की जो रिलेटिव परमिटिविटी 1 होती है, लेकिन किसी और मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 1 से ज़्यादा होने की वजह से के की वैल्यू में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इसका मतलब फोर्स कम हो जाएगा। इससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? इससे हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर मीडियम फ्री स्पेस या वैक्यूम के अलावा कोई और होगा, इन दैट केस आपके पास फोर्स की वैल्यू में कमी वाक़ हो जाएगी, फोर्स रिड्यूस कर जाएगा। तो एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी है। अगर हम किसी मीडियम को रखते हैं तो हमें रिलेटिव परमिटिविटी को यहाँ डिनोमिनेटर में के की वैल्यू को डिनोमिनेटर में इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से एफ मीडियम यानी कि वो फोर्स जो मीडियम में एग्जिस्ट कर रही है वो डिक्रीज कर जाएगी अगर फ्री स्पेस या वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम हम यूज़ करें। अब एफ वैक्यूम किसके बराबर है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। कंपैरिजन जी, हम दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे। एफ मीडियम को एफ वैक्यूम पे हम डिवाइड करेंगे तो एफ मीडियम की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर डिवाइड हो जाएगी एफ वैक्यूम की वैल्यू के साथ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर के साथ। इसमें आपको नजर आ रहा है कि Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर और Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी वैल्यू क्या बचेगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये वाली वैल्यू जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा जी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो जाएगा। जो बाकी वैल्यू बचेगी वो बचेगी 1/एप्सिलॉन आर। अब जो एप्सिलॉन आर है वो इसको रीअरेंज करके निकाला जाए तो ये फोर्स इन वैक्यूम फोर्स इन मीडियम की रेशो के बराबर आएगा, एफ मीडियम टू सॉरी एफ वैक्यूम टू एफ मीडियम। अब चूंकि एप्सिलॉन और दो एक जैसी क्वांटिटीज के दरमियान रेशो है तो दोनों यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होगा जी। अगर इसी फोर्स को कूलम्ब फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो फोर्स को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इनटू आर कैप लिख सकते हैं। आर कैप जो कि यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन फोर्स के अलोंग हो जी। अगर कूलम्ब फोर्स को हम देखें तो ये म्यूचुअल फोर्स है क्योंकि दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अब चार्ज 1 की चार्ज 2 पे लगने वाली फोर्स और चार्ज 2 की चार्ज 1 पे लगने वाली फोर्स दोनों आपस में इक्वल तो होंगी मैग्नीट्यूड में, लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ हमने दो चार्जेस लिए हैं, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। अब Q1 की Q2 के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी, दोनों चार्जेस चूंकि सेम है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो ये वाला चार्ज इसको अवे फ्रॉम इट इसको धकेलेगा, जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो। ये वो फोर्स है जो चार्ज 1 चार्ज 2 पे लगा रहा है, जिसको F21 से आपकी बुक रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसको हम F21 से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि चार्ज 1 की चार्ज 2 पे लगने वाली फोर्स। तो इसका यूनिट वेक्टर भी इसी F21 की निस्बत से R21 लिया जाएगा, राइट। अब उसी तरह से ये फोर्स F21 निकाली जा सकती है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन यूनिट वेक्टर चेंज हो जाएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो R21 इसका यूनिट वेक्टर होगा, राइट। इसी तरह से सिमिलर फैशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, चार्ज 2 की Q2 की Q1 पे लगने वाली फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं। अब Q2 की जो Q1 पे लगने वाली फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी क्योंकि Q2 Q1 को रिपेल करेगा, जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। अब अगर F12 को और F21 को देखा जाए, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट आपको डायग्राम के अंदर क्लियरली नजर आती है, लेकिन इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर लेते हैं किस तरह से जी। F12 का जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। R12 इसका यूनिट वेक्टर होगा। अब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। इसका मतलब यहाँ डायग्राम से देखें R12 और R21 एक दूसरे के क्या होंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड इन दोनों का सेम है। अगर मैग्नीट्यूड इन दोनों का सेम है तो दोनों को बराबर तो लिखा जा सकता है, लेकिन विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर R12 को मैं माइनस R21 लिखूं तो मैं R12 को रिप्लेस कर सकता हूँ माइनस R21 से। अब R12 मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है, तो इसकी जगह अगर मैं R21 लिखूं माइनस R21 लिखूं तो मेरे पास रिलेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा। माइनस यहाँ से अगर मैं बाहर ले जाऊँ तो अंदर वैल्यू बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। R21 इसका यूनिट वेक्टर होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा अगर गौर फरमाएं तो ये जो आपके पास वैल्यू बन गई है इस ब्रैकेट के अंदर, ये वही वैल्यू है जो यहाँ आपने F21 से रिप्रेजेंट की है। तो इसका मतलब अगर मैं इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को F21 से रिप्लेस करूँ तो मेरे पास F12 बराबर आ जाएगा माइनस F21 के, यानी कि दोनों फोर्सेस बराबर तो होंगी लेकिन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन और एक दूसरे के ऑपोजिट होगी, और ये म्यूचुअल फोर्स है।
यानी कि दोनों चार्जेस की कंबाइंड फोर्स है, लेकिन अगर इंडिविजुअली इनको देखा जाए तो दोनों के मैग्नीट्यूड तो बराबर होंगे, लेकिन इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी, जो कि मैंने F12 माइनस F21 से इसको यहाँ रिप्रेजेंट किया। जी स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।